स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है एक्सप्रेस क्वेश्चन की पार्ट 15। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने 500 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाए हैं दोस्तों, उसका लिंक आप लोगों को दिया हुआ है। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको खबरी को इंस्टॉल करना होगा। वहां पर दोस्तों एक ही इंडिया पे आपको विजिट करना होगा। वहां पर दोस्तों आप लोगों को 500 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको बिहार पुलिस के लिए दिया गया है, तो आप उसे सुन करके आप अपने एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। बढ़ते अपने वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं अन्य नोटों पर। ठीक है, भारत के जो 1 रुपए के नोट होते हैं उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और अन्य नोट पे किसका होता है? तो अन्य नोट पे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषा में लिखा होता है। कितने भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करती है? तो 15 भाषाओं में प्रिंट करती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? भारतीय रिजर्व बैंक में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बैंक ऑफ ब्रिटेन में। अगला प्रश्न दोस्तों, देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? इसका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक को। भारत की अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। दोस्तों आप लोगों को बता दूं वीडियो के आखिरी में आप सभी से इसी वीडियो के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा सारे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड। सबसे ज्यादा बैंक को लॉस क्रेडिट कार्ड से ही होता है। पद बैंकर्स यूरेंस से तात्पर्य है बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिससे कि बीमा उत्पाद शामिल होता है। अगला प्रश्न है वह दर जिसपे कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के रुपए उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है, यानी रेपो दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से बुलाया जाता है? सरकारी क्षेत्र की बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोग संस्थान है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? तो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1995 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण पर किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1955 में, माफ कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो उसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूर्ण रूप होता है। किस बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के नगद निकासी का पेशकश किया है? तो ICICI बैंक ने। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो उसे टैरिफ कहा जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, बाजार कर, होटल पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर होता है? तो केंद्र सरकार द्वारा।
सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला प्रश्न है FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है? तो उत्पाद शुल्क के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नाबार्ड का तात्पर्य है। नाबार्ड का तात्पर्य होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? इसे उत्तराखंड को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। जो उत्तराखंड राज्य है इसकी जो अर्थव्यवस्था है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1969 ईस्वी में किया गया था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना। अगला प्रश्न है मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल की कुआं है मंगला। अगला प्रश्न है एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? दोस्तों वो व्यक्ति हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे। अगला प्रश्न है वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो हिक्स की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो 4। मंदड़िया व तेजड़िया शब्द वाली संबंधित है किससे? तो शेयर बाजार से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दलाल स्ट्रीट स्थित है कहाँ? तो मुंबई में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन है? कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र को। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। भारत में पहली औद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई? 1 जनवरी 1951 ईस्वी को। सामान्यतः बैंक जिस दर से कम पर उधार नहीं दे सकते उस दर को कहते हैं आधार दर। आधार दर से कम पे कोई भी बैंक किसी को उधार नहीं दे सकती। अगला प्रश्न है ग्रामीण टेक्नोलॉजी संबंधी स्वायत्ता संगठन का नाम क्या है? तो CA पार्ट इसको कहा जाता है। जब किसी बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क कौन सा है? तो बैंक नेट। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरण में हुआ था? तो 2 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यांत्रिकरण से संबंधित सिफारिश दी थी? तो वो थे रंगराजन समिति। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो उसमें न तो निर्यात होती है और न ही आयात होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या होती है? अनुमानित राष्ट्रीय आय प्रकाशित करना होता है। टोबिन टैक्स चार्ज किए जाने वाला कर क्या है? विदेशी मुद्रा में लेन देन टोबिन टैक्स चार्ज होता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया था वर्ष 1975 ईस्वी में। स्वर्ण कोटा से आशय क्या है? स्वर्ण कोटा से आशय है IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली। नियर मनी का उदाहरण क्या है? तो ट्रेजरी बिल नियर मनी का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है चेक उदाहरण है किसकी? क्रेडिट मनी का। भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठन एजेंसी का गठन किया गया है वो है नाबार्ड। अगला प्रश्न है भारत में जिस एजेंसी संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन के डाटा का संकलन किया जाता है उसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है।
बैंकिंग शब्दावली में एनईएफटी और आरटीजीएस का तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों, एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कहलाता है और एनईएफटी का पूरा नाम होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जो होता है दोस्तों एक बैंक से दूसरे बैंक में जो इलेक्ट्रॉनिक निधि का अंतरण होता है उसे एनईएफटी और आरटीजीएस में इसमें संबंध होता है दोनों का। आप दोनों का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो, काफी महत्वपूर्ण होगा बैंकिंग को लेकर के क्वेश्चन आंसर। बैंकिंग लोकपाल से आशय क्या है? ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चलन निधि काम कर सकती है वो होता है एसएलआर। ठीक है, अगला प्रश्न है धन शोधन से तात्पर्य क्या होता है? धन शोधन से तात्पर्य है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन करना। गतावधि चेक होता है वैसे चेक जिसके जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हों, यानी कि जो चेक बाउंस हो जाता है। अगला प्रश्न है विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण होता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला उपाय क्या है? तो रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ा देना। बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में की गई जमा राशि को कहते हैं व्युत्पन्न जमा राशि। अगला प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो ये वॉकर अर्थशास्त्री का है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो उसका सही जवाब होगा सेलिगमैन का है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पूर्णतः भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था जिसका स्थापना 1881 में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा अवध वाणिज्यिक बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में 3 बैंकों के समूह के साथ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सर सीडी देशमुख। बैंकों की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं और यह नीति कब लागू हुआ था? 1 फरवरी 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारत का वह पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? तो वो है कैनरा बैंक। जब केंद्रीय बैंक शाख का विस्तार करना चाहती है तब यह बैंक दर को घटा देती है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक थे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंधन का था? तो दोस्तों ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 ईस्वी में गठित हुई वो प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो इसका सही जवाब होगा लाहौर में। किसी अवयस्क बालिका का बचत बैंक खाता खोलने की बैंकिंग शब्दावली कहती है रिटेल बैंकिंग। अगला प्रश्न है रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1949। दूसरे बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? 6 जून 1966। रुपए का तीसरे बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1 जुलाई 1991 ईस्वी को। अगला प्रश्न है विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट्स। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर। अगला प्रश्न है पद बंधक से तात्पर्य क्या होता है? तो उसके उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति की प्रतिभूति बनाना बंधक कहलाता है। अगला प्रश्न है जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वो क्रेडिट कार्ड कहलाता है। बैंक इंश्योरेंस से तात्पर्य क्या है? बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल होता है। अगला प्रश्न है जो संगठन उधारकर्ता की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है उसे CIBIL कहते हैं। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की।
अगला जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों वो है, भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक कौन सा था? आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने वीडियो को पूरे अच्छे से देखा है, ध्यान से देखा है, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, तो आप इसका सही जवाब दे पाओगे। दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर के लिए, जो कि पूरे बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से उन 500 क्वेश्चन को दोस्तों आप सुन करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जरूर चेक करना। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइडेड करा दिया जाता है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।